नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आप लोग अभी जो ये दृश्य अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दृश्य है क्योंकि हम लोग अपने सामने विटनेस कर रहे हैं द बर्थ ऑफ इस्लामिक नेटो। जी हाँ, इस्लामिक नेटो इज ऑफिशियली फॉर्म्ड नाउ। 1914 में दुनिया दो हिस्सों में तो नहीं बटी थी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों के बीच बन रहे मिलिट्री अलायंसेस ने आने वाले कुछ ही महीनों में पूरे विश्व को फर्स्ट वर्ल्ड वार की आग में झोंक दिया था। अब 112 साल बाद क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या वेस्ट एशिया में भी एक ऐसा ही मिलिट्री ब्लॉक जन्म ले रहा है जो आने वाले समय में वेस्ट एशिया को एक नए युद्ध में झोंक सकता है? क्योंकि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक ऐसा ही डिफेंस पैक्ट साइन किया है जो आने वाले वर्षों में पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदल सकता है। हालांकि आप लोग एक बार को ये कह सकते हैं कि अभी 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने भी तो एक ऐसा ही डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो उसका क्या हुआ? क्योंकि पिछले 6 महीने में ईरान ने सऊदी अरेबिया पे इतने बम मारे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, या फिर आप कह लीजिए ड्रोन्स हो, फिर भी वो डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? तो ये डिफेंस पैक्ट भी कुछ ऐसा ही है कि इस डिफेंस पैक्ट से क्या ही बदल जाएगा। यहाँ पर मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये डिफेंस पैक्ट शायद सिर्फ पेपर पे ही दिखे, क्योंकि पाकिस्तान ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ इसलिए साइन कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे मिल जाएंगे और शायद उसे टर्की से कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्योंकि टर्की के पास ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी अच्छी है और शायद वो मिसाइल्स भी ठीक ठाक बना लेता है। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है, कि सऊदी अरेबिया के लिए लड़ने वाला हो ईरान से, या टर्की के लिए लड़ने वाला हो इसराइल से, अगर फ्यूचर में इसराइल और टर्की का वॉर होता है तो। जैसा कि अभी आपने देखा कि ईरान यूएस वॉर के दौरान सऊदी अरेबिया पर इतने ड्रोन और मिसाइल मारे गए, फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो ऑलमोस्ट वैसे का वैसे रहा जैसे कोई कुछ हुआ ही ना हो। सेम ये बात सही है कि ये सिर्फ एक पेपर का पैक्ट रह जाएगा। फिर भी सवाल तो बनता है कि क्या फ्यूचर में मान लो भारत पाकिस्तान के बीच एक वॉर शुरू होती है या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ होता है, तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में ये लगता है कि शायद भारत टर्की से तो नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया से एक बार बात जरूर करना चाहेगा कि हम यहाँ पे टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी पे या पाकिस्तान स्टेट पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये इस्लामिक नेटो जो है वो नेटो की तरह ही है, यानी कि क्या इसमें भी आर्टिकल 5 ऑफ नेटो की तरह कोई ऐसा क्लॉज है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल माना जाएगा? जी हाँ, इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जैसे आर्टिकल 5 है उसका, नेटो का कुछ वैसे ही वर्डिंग है। ये देखिए लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन and stipulates that any armed attack against any of the 3 states shall be regarded as attack on all of them. It further provides for the enhancement of all aspects of defense cooperation among 3 states. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भी कहना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो सऊदी अरेबिया और टर्की को देगा। अब एक सवाल ये है कि अगर अटैक इज 1 इक्वल्स टू अटैक ऑन 3 है, तो क्या इंडिया को भी अपनी पूरी वेस्ट एशिया की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? क्या इंडिया, इजराइल और यूएई भविष्य में और करीब आएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ देखने के लिए। अब चलिए समझते हैं कि इस जो पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट से तीनों देशों को फायदा क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि अगर ये डिफेंस कॉर्पोरेशन स्ट्रांग होता है तो किसको क्या मिलेगा इस पूरे के पूरे डिफेंस पैक्ट से। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया पिछले कुछ सालों से अपनी सिक्योरिटी डिपेंडेंस यूएस पर कम करना चाहता है। ईरान के साथ टेंशंस, रेड सी क्राइसिस और यूएस की चेंजिंग प्रायोरिटीज ने रियाद को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या उसे फ्यूचर में सेल्फ रिलायंट या किसी और कंट्री के ऊपर ज्यादा रिलायंट होना पड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ यूएसए के ऊपर रिलायंट रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया के पास ना डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ना डिफेंस के बारे में बहुत बड़ा आर्मी है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं। इसलिए वो पाकिस्तान और टर्की से वो डिफेंस टेक्नोलॉजी और वो डिफेंस अम्ब्रेला लेना चाहेंगे। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की पिछले 10 सालों में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पावर बन चुका है।
बैक्टर ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, आर्मर्ड व्हीकल्स हो, नेवल प्लेटफॉर्म्स हो और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये टर्की की जो पावरफुल मिलिट्री को दर्शाता है। आज टर्की मल्टीपल कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट और बड़े मार्केट की जरूरत है। सो बड़े मार्केट के रूप में उसे पाकिस्तान मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट के रूप में उसे सऊदी अरेबिया मिल रहा है। सो इसलिए टर्की इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ टर्की इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ है। अब अगला सवाल उठता है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी आर्मी या उसका कुछ नहीं है, उसके पास जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हालांकि उसकी आर्मी भी बड़ी है इन कंपेरेटिव टू टर्की और सऊदी अरेबिया के कंपेयर में, लेकिन पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी गहरी है कि उसका डिफेंस में इतना पावरफुल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात आती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर गल्फ से उसे इन्वेस्टमेंट आता है और टर्की से उसे टेक्नोलॉजी मिलती है तो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई एनर्जी मिल सकती है। इसी वजह से एनालिस्ट इस स्ट्रेंथ को मनी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मिलिट्री एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सेटअप का इनडायरेक्ट और बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो चाइना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना का क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। टर्की और चाइना के बीच कंपटीशन भी है, लेकिन इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रांग हैं। सऊदी अरेबिया चाइना को लार्ज स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रांग होता है तो इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे और इसका इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जो है वो चाइना को मिल सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स चाइना को इस पूरे के पूरे प्रोसेस का एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक बेनिफिशियरी कह रहे हैं। लेकिन अब चलिए समझते हैं कि इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या इंडिया को चिंता करने की जरूरत है? आंसर है चिंता तो नहीं, लेकिन विजिलेंस जरूरी है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन पिछले 10 सालों में काफी स्ट्रांग हुए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, काउंटर टेररिज्म हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो और इंडियन डायस्पोरा, इन सब ने दोनों कंट्रीज को बहुत क्लोज लाया है। इसलिए सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए सिर्फ एनर्जी सप्लायर नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। लेकिन टर्की का रिकॉर्ड थोड़ा डिफरेंट रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपने देखा होगा टर्की ने पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद किया। उन्होंने चाहे ड्रोन्स भेजने हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स में मदद करनी हो, उन्होंने किया। और उसके साथ साथ टर्की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कई बार कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर चुका है। इसलिए अगर अंकारा इस डिफेंस फ्रेमवर्क का मेजर पार्ट बनता है तो इंडिया नेचुरली इसको काफ़ी सीरियसली लेगा। लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये मिलिट्री अलायंस किसी भी तरीके से एक पेपर के अलावा एक रियल प्लेटफॉर्म के रूप में बन पाएगा जैसे नेटो है क्या? अब अगला सवाल ये भी बनता है कि क्या इंडिया भी कोई एक नया ब्लॉक बनाएगा? अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया इजराइल यूएई के साथ मिलकर कोई नया डिफेंस अलायंस बना सकता है? फिलहाल ऐसा तो कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल डिफेंस टाइज कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रही है। इंडिया यूएई डिफेंस कॉपरेशन रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। I2U2 जैसा फ्रेमवर्क ने नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को शेप दिया है। ये नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस प्रोडक्शन और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है। यानी फ्यूचर में रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स और स्ट्रांग हो सकते हैं। क्या दुनिया फिर से, एक सबसे मेजर सवाल जहां से मैंने शुरू किया था आज से 112 साल पहले, कि क्या दुनिया फिर से मेजर अलायंस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती जा रही है? हिस्ट्री हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी दुनिया ऐसे ही मल्टीपल मिलिट्री अलायंसों की तरफ बढ़ रही थी, चाहे ट्रिपल अलायंस हो, ट्रिपल एंटेंडेंट हो, और फिर दुनिया 2 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। आज की दुनिया एग्जैक्टली वैसी नहीं है, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। क्वाड्स हो, एकस हो, नेटो का एक्सपेंशन हो, ब्रिक्स हो, एससीओ हो और वेस्ट एशिया में नए सिक्योरिटी डिस्कशंस, ये सब इंडिकेट करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में नए अलाइनमेंट बन रहे हैं। इनका नेचर पहले जैसा नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट फ्यूचर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे सिग्निफिकेंट होगा। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंक्लूजन पर जबरदस्ती ना जाया जाए। म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज से मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन इंडिया के लिए प्रायोरिटी ये होगी कि इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक
टाइज जो सो स्ट्रॉन्ग करें, इसराइल के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और डिपेंड करें, यूएई के साथ कॉपरेशन एक्सपेंड करें और इंडो पैसिफिक के साथ साथ मिडिल वेस्ट एशिया में भी बैलेंस डिप्लोमेसी को मेंटेन करें। आने वाले कुछ दिनों में और वीक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी इसके बारे में यूएसए, इजराइल, इंडिया, चाइना कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सो ये देखने के लिए ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो अब आप लोग कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि वेस्ट एशिया में एक नया पावर बैलेंस इमर्ज हो रहा है या ये सिर्फ एक पेपर पैक्ट बन के रह जाएगा। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। जय हिंद।